नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2026 की केदारनाथ यात्रा की पक्की और सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए ये एक ऐसा संपूर्ण एक्सप्लेनर है जो इस पूरे सफर को एकदम आसान बना देगा। 3583 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये समुद्र तल से केदारनाथ मंदिर की वो ऊंचाई है जो मीटर्स में मापी जाती है। और सच कहूं तो बस ये नंबर सुनते ही इस अद्भुत यात्रा के रोमांच और उसकी शारीरिक चुनौतियों का तुरंत एहसास हो जाता है। एक बिल्कुल सटीक रोडमैप की तरह इस चर्चा में हम 4 सबसे अहम चीजें कवर करेंगे। 2026 की तारीखें और डेली टाइमिंग, फिर वो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसे करना ही है, स्मार्ट पैकिंग और हेल्थ से जुड़े टिप्स, और आखिर में रास्तों और ठहरने की जगहों के विकल्प। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से शुरू करते हैं, यानी डेट्स और टाइमिंग। आखिर इस यात्रा का प्लान बनाना कब है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक घोषणा आ चुकी है। 22 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 8 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे और फिर सर्दियों के मौसम को देखते हुए 11 नवंबर को भाई दूज के पावन अवसर पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। पहाड़ों पर दिन की सही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर का एक बहुत ही सख्त शेड्यूल होता है। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे की बेहद पावन भस्म आरती से होती है। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच विशेष पूजा के लिए कपाट बंद रहते हैं, और फिर शाम को दर्शन और आरती का समय होता है। यानी टाइमिंग का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं, उनके लिए ये टाइमलाइन कमाल की है। ये पंचमुखी डोली की उस खूबसूरत यात्रा को दिखाती है जो अपनी शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ से 17 अप्रैल को शुरू होती है और कपाट खुलने से ठीक पहले मुख्य मंदिर तक पहुंचती है। ये कई दिनों का सफर सच में बहुत ही पावन होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़े कदम की तरफ, जो है अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बिना यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हर एक यात्री के लिए एकदम अनिवार्य है। इसे आधिकारिक उत्तराखंड टूरिस्ट केयर वेबसाइट या ऐप के जरिए सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। बस साइन अप करना है, टूर की जानकारी देनी है, डिटेल्स भरनी है और अपना QR यात्रा लेटर डाउनलोड करना है। ये डिजिटल फॉर्म्स काफ़ी सीधे सरल हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यात्रा की बिल्कुल सही तारीखें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और एक क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड की जाए। लेकिन अगर किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग जैसी प्रमुख जगहों पर फिजिकल रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां लोग मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। एक लाइफ सेविंग टिप: जमा देने वाले ठंडे तापमान में फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए चेक पॉइंट्स पर दिखाने के लिए उस QR कोड वाले यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर की एक प्रिंटेड यानी कागजी कॉपी साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरा हिस्सा है स्मार्ट पैकिंग और हेल्थ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सही पैकिंग करना सचमुच एक सर्वाइवल का मामला बन जाता है। ऊंचाई वाले इलाकों में कपड़े पहनने का एक ही गोल्डन रूल है: 3 लेयर सिस्टम। बेस लेयर के लिए मेरिनो वूल के थर्मल्स, बीच में एक हवादार फ्लीस जैकेट और सबसे ऊपर -5 से -10 डिग्री तक झेलने वाली एक बढ़िया डाउन जैकेट। और हाँ, एक अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ पोंचो जरूर रखें, क्योंकि बर्फीले तूफान में छतरियां तो पल भर में उड़ जाती हैं। यहाँ सामान ले जाने के नियमों में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। ट्रैकिंग करने वालों को 5 से 7 किलो का हल्का बैकपैक ले जाने की सलाह दी जाती है ताकि थकान कम हो। लेकिन हेलीकॉप्टर से जाने वालों के लिए नियम एकदम सख्त हैं। वहां सुरक्षा और वजन के संतुलन के लिए सिर्फ 5 किलो वजन की अनुमति है, और वो भी केवल एक सॉफ्ट डफल बैग में। कोई हार्ड सूटकेस नहीं चलेगा। एक बढ़िया सर्वाइवल किट में कुछ चीजें होनी ही चाहिए: ऊंचाई पर होने वाली बीमारी या एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचने की दवाएं, ORS, 20,000 mAh का पावर बैंक और थोड़ा नकद पैसा। कैश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोनप्रयाग के बाद अक्सर ATM और डिजिटल पेमेंट काम करना बंद कर देते हैं। 16 ये नंबर गौरीकुंड से शुरू होने वाली उस थका देने वाली 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को दर्शाता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शारीरिक स्टेमिना यहाँ कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। सच कहूं तो पैरों में पड़ने वाले छाले इस पूरी यात्रा को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कभी भी ट्रैक पर बिल्कुल नए जूते पहनकर ना जाएं।
टखने को सपोर्ट देने वाले वाटरप्रूफ जूतों को चढ़ाई शुरू करने से कम हफ्ते 10 दिन पहले से पहनकर उनकी आदत डाल लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की, रूट्स और ठहरने की जगहें। दिन भर की थकान के बाद सही जगह पर आराम करना भी तो बहुत ज़रूरी है। अपने बेस कैंप का चुनाव थोड़ी समझदारी से करना चाहिए। अगर सुबह की पहली आरती देखनी है तो मंदिर जोन सबसे सही है, लेकिन वहाँ कड़ाके की ठंड होती है। दूसरी तरफ है बेस बेल्ट, जैसे सोनप्रयाग या गुप्तकाशी, जो बुजुर्गों और परिवारों के लिए कहीं ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि वहाँ मौसम थोड़ा नरम रहता है और गर्म पानी भी आसानी से मिल जाता है। जो लोग वो 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं करना चाहते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं किसी वरदान से कम नहीं है। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से सीधे केदारनाथ के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। ये इस कठिन चढ़ाई को केवल 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी उड़ान में बदल देती हैं। यहाँ ठहरने की कई सारे विकल्प मौजूद हैं। मंदिर के पास सरकार द्वारा चलाए जा रहे JMVN कॉटेज हैं, लेकिन उन्हें महीनों पहले बुक करना पड़ता है। इसके अलावा रास्ते में आराम करने के लिए लिंचोली और भीमबली जैसी जगहों पर बुनियादी प्री फैब हट्स हैं, और नीचे सोनप्रयाग में प्राइवेट होटल्स भी मिल जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत ही काम की बात, 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 1 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर भी दिया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो इस कठिन यात्रा में थोड़ी दिमागी शांति देता है। तो इस एक्सप्लेनर में पहाड़ की वास्तविकताओं, जरूरी नियमों और एक स्पष्ट रोड मैप को पूरी तरह से समझ लेने के बाद और 22 अप्रैल को कपाट खुलने की खबर के साथ अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या 2026 वो साल है जब केदारनाथ की इस परम आध्यात्मिक पुकार का जवाब दिया जाएगा?